हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राम से स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है कपिल कश्यप और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैनल पर पॉलिटी। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको पॉलिटी के काफ़ी टॉपिक कवर अप करवा दिए, जिसमें कि हम इस टाइम पढ़ रहे थे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, जिसके कि मैंने आपको इससे पहले संविधान के अनुच्छेद पार्ट 1 और पार्ट 2 बना करके आपको वीडियो प्रोवाइड आपको करवा दी है। सो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का आखिरी पार्ट, जो कि कुछ हमारे अनुच्छेद बचे हुए रह गए थे, वो सब आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए दोस्तों, आज हम सबसे पहले किसको लेंगे, हम सबसे पहले लेंगे आज किसको, चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग को। देखिए दोस्तों, इसके बारे में जिक्र मिलता है हमको अनुच्छेद 324 में। किसके बारे में जिक्र है आपका, चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग के बारे से संबंधित हमारा 324 आर्टिकल कहता है। जैसे कि आपको पता है, हमारे देश में जितने भी होते हैं, केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर जितने भी चुनाव होते हैं, इन सब का काम किसका होता है करवाने का, चुनाव आयोग का, जो कि क्या कैसी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था भी है। इसलिए इसके बारे में अनुच्छेद 324 में इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, कभी कभी आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि वोटर्स डे किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, चुनाव आयोग का गठन यानी कि 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसी दिन को हम किसके रूप में मनाते हैं, मतदाता दिवस, यानी कि इसी दिन को हम वोटर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। तो दोस्तों, इससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर दोस्तों, आपका अगला आता है SC ST आंगन भारतीय, यानी कि जैसे कि आपको बताया गया कि हमारे संविधान में कुछ ST और STs के लिए और प्लस आंगन भारतीय के लिए, यानी कि जो लोग भारतीय नहीं है उनके लिए कुछ संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत कुछ कानून बनाए गए हैं हमारे संविधान में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए 330 में, अनुच्छेद 330 में जिक्र है लोकसभा में SC ST के लिए सीटें आरक्षित। जैसा कि आपको पता है कि हमारी लोकसभा में SC ST के लिए यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ सीटों पर आरक्षण दिया गया है। ठीक है, जिसमें कि सिर्फ SC ST के कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं, यानी कि वही सिर्फ उस पर चुनाव लड़ सकते हैं। फिर दोस्तों, आपका अगला आता है अनुच्छेद 331। दोस्तों, इसमें बताया गया है लोकसभा में आंगन भारतीयों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। जैसा कि आपको पता है, जो लोग भारतीय नहीं हैं, जो लोग विदेशों से आ रखे हैं, उनके लिए भी हमारे संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत 331 में आंगन भारतीय, जिनको हम आंगन भारतीय बोलते हैं, उनके लिए भी लोकसभा में सीटों पर आरक्षण किया गया है। अगला आपको आता है अनुच्छेद 332। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है, देखिए आप 330 और 331 को एक साथ में, 332 333 को एक साथ में याद कीजिएगा। देखिए 332 में बताया गया विधानसभाओं में SC ST के लिए सीट आरक्षण। जैसे कि आपको पता है, राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, तो विधानसभा स्तर पर भी SC और ST के लिए सीटों में आरक्षण दिया गया है। फिर आपका अगला है 333, अनुच्छेद 333 में सेम विधानसभा में ही आंगन भारतीयों के लिए सीटों पर आरक्षण दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए 335 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 335 में है आपका सेवाओं पद के लिए विशेष आरक्षण। जैसे कि आपको पता है कि SC STs के लिए जैसा जानते हैं कि जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में जितने भी पद हैं हमारे गवर्नमेंट के, जितने भी हमारे सरकारी पद हैं, उसमें कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो जो व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 335 के तहत ही की गई है, यानी कि सेवाओं में और पद के लिए विशेष आरक्षण। ठीक है, फिर आपका अगला आता है 338। देखिए दोस्तों, 338 में क्या है, देखिए 338 ए और 340। देखिए 338 में बनाया गया आपका SC आयोग, जो कि SC से संबंधित जितने मुद्दे होंगे, यानी कि अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट से संबंधित जितने मुद्दे होंगे, उससे संबंधित कानून सब किसके अंडर में आते हैं, वो SC आयोग बनाता है, या फिर उसके अंडर में ये सब कानून आते हैं। फिर आपका इसी का 338 का एक खंड किया गया है 338 ए, जिसमें कि किसके बारे में बताया गया है, ST, इसके तहत ST आयोग बनाया गया है, जो कि अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब से संबंधित जितने भी कानून या मुद्दे होते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वही सब ST आयोग ही उनसे संबंधित कानून बनाता है। फिर आपका अगला आता है 340। देखिए 340 में क्या किया गया दोस्तों, इसमें OBC आयोग का गठन किया गया। जैसे कि बताया कि OBC आयोग बाद में बना था, तो इसके तहत OBC आयोग का गठन किया गया, जो कि OBC से संबंधित जितने मुद्दे होते हैं वो सब देखता है। फिर दोस्तों, आपका अगला आता है अनुच्छेद, फिर आपका अगला संबंधित है राजभाषा से। इसमें बताया गया अनुच्छेद 343 में बताया गया आपको राजभाषा के बारे में, जिसमें कहा गया है कि हमारी भाषा क्या होगी। देखिए जैसे कि आप जानते हैं, हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारी राजभाषा है, जिसमें अनुच्छेद 343 के तहत कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, और जिसकी लिपि कैसी होगी, देवनागरी। कि ये केंद्रीय स्तर पर दोस्तों, यानी कि केंद्र में हिंदी तो हिंदी राजभाषा है,
और लिपि कैसी देवनागरी। और पर राज्य स्तर पर इसके लिए कुछ अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि जैसे कि बताया कि हमारा देश विभिन्न भाषा वाला देश है, इसलिए अलग अलग राज्यों को उनकी एक अलग भाषा चूज़ करने का भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि नीचे साउथ के जो राज्य हैं, जितने भी नीचे साउथ के स्टेट हैं, उसमें वहाँ पे इंग्लिश काफ़ी बोली जाती है। तो इसी के तहत उनको ये कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसके के अनुसार हर राज्य अपनी अपनी एक अलग भाषा भी चूज़ कर सकता है। ठीक है, ये सिर्फ केंद्र स्तर पर। ठीक है, फिर आपका अगला आता है आपात उपबंध, यानी कि आपातकाल से संबंधित जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं। देखिए आप इनको देखिए कैसे याद कीजिएगा, 352, फिर 4 का गैप देखिए 356, फिर 4 का गैप दे करके 360, यानी थोड़ा सा मैथमेटिक्स के फॉर्म में याद कीजिएगा। अनुच्छेद 352 में बताया गया आपका राष्ट्रीय आपातकाल। अब जानिए कि राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है और ये किस कंडीशन लगता है। देखिए दोस्तों, जब देश में अगर युद्ध की या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति बन रखी हो, जैसे कि आप जानते हैं 1975 में जो लगा था आपातकाल, वो कौन सा था, वो राष्ट्रीय आपातकाल था, जो कि इंदिरा गांधी के समय लगा था, तो राष्ट्रीय आपातकाल था। देश में अगर युद्ध की या फिर सशस्त्र विद्रोह की अगर कंडीशन बन रखी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सरकार यानी कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। फिर आपका अगला आता है 4 के बाद 356। अनुच्छेद 356 में दोस्तों क्या बताया गया राष्ट्रपति शासन के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कभी ना कभी आपने सुना होगा किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लग गया, तो किस लगता है, जब किसी राज्य में उस राज्य की सरकार या फिर हम कहें कि चुनावी मिशनरी अगर फेल हो जाए, यानी कि लोगों द्वारा चुनी हुई जो गवर्नमेंट जो सरकार है, अगर वो शासन व्यवस्था को फॉलो करने में या फिर उसका जितनी भी शासन व्यवस्था को मैनेज करने में अगर फेल साबित हो जाए, या फिर कहें कि सीधे शब्दों में मैं कहूँ कि अगर किसी राज्य में किसी की सरकार गिर जाए, अगर उसके बाद फिर कोई और पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर पा रही हो, और किसी की भी अगर सरकार ना बन रही हो, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा दिया जाता है। जैसे कि जो कि कई बार कभी ना कभी किसी स्टेट में लगता ही रहता है। फिर आपका अगला आता है 360 अनुच्छेद। देखिए इसमें बताया गया वित्तीय आपातकाल के बारे में। अगर देश में पैसे की कमी आ जाए, पैसे की कमी के कारण जो आपातकाल लगेगा, उसको हम क्या कहेंगे, वित्तीय आपातकाल। दोस्तों वित्तीय आपातकाल कभी भी आज तक एक बार भी हमारे देश में नहीं लगा है। बस आज तक कौन से आपातकाल लगे हैं, 2, राष्ट्रीय और राष्ट्रपति शासन वाले। फिर आपका अगला लास्ट है 368 अनुच्छेद, जो कि किससे संबंधित है, हमारा संविधान के संशोधन से। और जैसा कि आपको मैंने इससे पहले बताया था कि संविधान संशोधन हमारा कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें एक था अनुच्छेद 370, जैसे कि जो किससे संबंधित था, आपका जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित था, जिसको कि आपको पता होगा कि अगस्त 2019 में 370 अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है, जिसकी अब जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अब इसमें सिर्फ एक बताया अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष प्रावधान दिए गए थे संविधान में, जो कि खत्म हो चुका है। तो दोस्तों ये थे आपके जितने भी आपके वनडे एग्जाम में इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बन सकते हैं, वो सारे अनुच्छेद मैंने आपको यहाँ सारे कवर अप करवा दिए हैं। इनसे बाहर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जो भी आपके वनडे एग्जाम में ग्रुप सी में पूछे जाते हैं, वो सब इन्हीं के अंदर ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ठीक है, अगर आपको हमारे अनुच्छेद की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, तो उसको ध्यान से देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।